हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार जेवर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों के लिए शुरू करने वाला हूं ज्योग्राफी का सेशन। और इस ज्योग्राफी के सेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी सेशन जो कि लोगों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैं इसको मैप से पढ़ाऊँगा, जिससे आप लोगों को चीज़ें दिखेंगी और एकदम आसानी से समझ में आएंगी, जिससे आप उनको आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल का पार्ट 1। और ये वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा जो लोग पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं, सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल जेवर स्टडी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनके एग्जाम्स के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना ये आज का सेशन इंडियन ज्योग्राफी। इसमें सबसे पहले है भारत की भौगोलिक स्थिति। वर्ल्ड में भारत कहाँ पर स्थित है, हम ये जानेंगे सबसे पहले कि विश्व के जो नक्शा है, विश्व का वर्ल्ड का जो मैप है, इसमें हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन का पता कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, वो बोल रहा है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो ये वर्ल्ड मैप है, ये गोलार्ध होता है, और इसमें ये जो इक्वेटर है फ्रेंड्स, जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है फ्रेंड्स। इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और ये हमारे वर्ल्ड मैप को 2 भागों में विभाजित करती है। इसके ऊपर का हिस्सा नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हिस्सा साउथ दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो जो हमारा भारत है, ये फ्रेंड्स सर्कल के अंदर आप देखने की कोशिश कीजिए, आपको भारत दिखेगा, इंडिया मैप है। तो जो भारत हमारा वो कहाँ पर है, वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते होंगे कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, और उन 7 महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो जो हमारा भारत है वो एशिया महाद्वीप, विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप में स्थित है, और उसके दक्षिणी हिस्से में स्थित है फ्रेंड्स। कौन से हिस्से में स्थित है? दक्षिणी हिस्से में स्थित है। तो भारत हमारा दक्षिण एशिया में स्थित हो गया। अगर सपोज ये एशिया है, तो इसमें से भारत हमारा साउथ में स्थित है, इस वजह से ये दक्षिण एशिया में स्थित है। अब देखते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है वो कितना है। फ्रेंड्स, ये तो हो गई थी हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा, मतलब जो हमारी इस तरीके की लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं देशांतर रेखा, और जो इस तरीके की लाइन होती है इनको बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। और फ्रेंड, जो मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारी 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है। और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ से होकर जाती है? ये लंदन में एक शहर है ग्रीनविच, तो ग्रीनविच से होकर जाती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जहाँ से हमारा समय मापा जाता है। इसके बारे में मैं यहाँ पे आगे आप लोगों को और डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले तो हम भारत की स्थिति देख लेते हैं, क्या है भारत की स्थिति। तो कह रहा है भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, मतलब जो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसमें भारत में आपको ये दिख रहा होगा। तो इसका जो नॉर्थ, ये पहली बात तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मतलब तो इसकी जो दूरी होगी वो उत्तर में ही होगी, नॉर्थ से नॉर्थ में ही रहेगी, क्योंकि ये दक्षिण की तरफ नहीं आया है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले कहाँ पर रहेगा? ये नॉर्थ में ही रहेगा। इस वजह से जो भारत का अक्षांशीय विस्तार होगा वो सिर्फ नॉर्थ में ही रहेगा। नॉर्थ में शुरू करते हैं। ये अगर 0 डिग्री की हमारी लाइन है, ये लाइन है 0 डिग्री की, तो यहाँ से जहाँ से भारत ये शुरू होता है भारत, और यहाँ पर होगा हमारा 8 डिग्री 4 मिनट फ्रेंड्स। कितना होगा? 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से शुरू होता, और ये भारत का जो टॉप हिस्सा है यहाँ तक है 37 डिग्री 6 मिनट। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। चलिए मैं आपको मैप को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, जिससे आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी।
फ्रेंड्स अब आप लोगों को दिख रहा होगा ये इंडिया का मैप, थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए इसको। ये हमारा इंडिया का मैप है, दिख रहा है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ का जो ये हिस्सा है ये है 8 डिग्री 4 मिनट, और ये जो टॉप हिस्सा है ये है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार है भारत का। अब ये तो नॉर्थ की बात होगी, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, तो इसकी कुछ ये भी डिस्टेंस होगी। और ये डिस्टेंस कैसी है, ये डिस्टेंस हमारी फ्रेंड ईस्ट में है, क्योंकि जो भारत को 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा ने जो डिवाइड किया था उस हिसाब से 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा इस तरीके से जिसने डिवाइड किया था उस हिसाब से हमारा भारत ईस्ट में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स, ईस्ट में है। तो ईस्ट में जो इसकी डिस्टेंस है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, और जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं हमारे कुछ अगले पॉइंट्स की तरफ। देखिए जो भारत को डिवाइड किया था वर्ल्ड मैप ने, हमने जो लाइंस ड्रॉ की थी, ये थी हमारी अक्षांशीय रेखा 0 डिग्री, और ये थी हमारी देशांतरी रेखा की 0 डिग्री। इस हिसाब से जो हमारा भारत है वो एक तो नॉर्थ में है देशांतर के हिसाब से, और ये जो अक्षांशीय रेखा ने जो डिवाइड किया था इस हिसाब से किस में है, ये ईस्ट में है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अगर हम बोलें तो हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। ग्लोब में वर्ल्ड मैप में हमारा भारत नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी में स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। ये मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। जो ये डिस्टेंस मैंने आपको बताई थी, ये वाली डिस्टेंस, तो वो कितनी थी, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक थी। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लीजिए, जितने पेपर बनते हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको एक ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इस वजह से पूछा जाता है, और कुछ लोग इसका आंसर गलत करके आते हैं। तो आप इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई है, सबसे पहले तो ग्लोब में सिर्फ नॉर्थ में स्थित है, लेकिन बात आती है सिर्फ भारत की, तो भारत के फिर से 4 हिस्से हो जाते हैं, हमारा पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है, हमारे सबसे उत्तर की तरफ कौन सा राज्य, जम्मू कश्मीर, जिसको अभी हाल ही में यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। अब तो लद्दाख हो गया है सबसे हमारे उत्तर में, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था। तो लद्दाख से और सबसे साउथ में अगर हम जाते हैं कन्याकुमारी की तरफ, तो उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई हमारी 3214 किलोमीटर है फ्रेंड्स। कितनी है, 3214 किलोमीटर कुल लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक की। अब अगर उत्तर से दक्षिण तक की कुछ लंबाई है तो इसकी पूर्व से पश्चिम तक की भी कुछ लंबाई बनती है। तो वो लंबाई कितनी है, वो 2933 किलोमीटर है फ्रेंड्स। कितनी है, 2933 किलोमीटर। मतलब जो हमारी ये लंबाई है ये है 3214 किलोमीटर, और जो ये लंबाई है ये है 2933 किलोमीटर। 3214 और 2933। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट कह रहा है कि जो भारत की निश्चित स्थित है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो अक्षांशीय रेखा और देशांतरी रेखा जिस हिसाब से हमारे वर्ल्ड मैप को विभाजित करती है, अक्षांशीय रेखा और देशांतरी रेखा जिस हिसाब से हमारे वर्ल्ड मैप को विभाजित करती है, उस हिसाब से हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, उत्तर पूर्वी में विभाजित, उत्तर पूर्वी में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी भारत की भौगोलिक स्थिति कि हमारा भारत गोलार्ध में किस जगह स्थित है, उत्तर की तरफ स्थित है। अगर इसकी
एकदम निश्चित स्थित देखी जाए तो वो उत्तर पूर्वी में स्थित है और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है और भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई 2933 किलोमीटर है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए चलते हैं इसके अगले में क्या कह रहा है ये? अगला कह रहा है भारत के सबसे पूर्वी बिंदु को बालांग पॉइंट कहा जाता है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए फ्रेंड्स, ये है इंडिया का मैप और इसमें जो भारत का सबसे जो वेस्ट में है, देखिए आपको ये जो लाइन दिख रही है ये कहाँ किस में टच हो रही? इसमें टच हो रही। और यहाँ पर कौन सा राज्य है फ्रेंड्स? यहाँ पर है गुजरात। तो जो भारत का सबसे वेस्ट में या पश्चिमी राज्य है वो गुजरात है। सबसे उत्तर की तरफ जो है वो इस समय लद्दाख है जो यूनियन टेरिटरी है। सबसे जो पूर्व में है वो अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। और सबसे जो साउथ में है फ्रेंड्स, जो सबसे साउथ में है ये पड़ता है हमारा तमिलनाडु पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ कौन सा पड़ता है? ये तमिलनाडु पड़ता है। तो जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? उसको कहा जाता है बालांग पॉइंट कहा जाता है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश ये है और इसमें कौन सा पॉइंट है? बालांग पॉइंट है, इसको कहा जाता है सबसे पूर्वी बिंदु को। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु को सर क्रीक पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर क्रीक पॉइंट कहा जाता है और ये कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात के सबसे पश्चिमी पॉइंट को कहा जाता है सर क्रीक पॉइंट कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। जो अगला पॉइंट है वो कह रहा है कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल पॉइंट कहा जाता है जो कि लद्दाख में है। फ्रेंड्स, आपके पास जो आपकी पुरानी बुक्स या नोट्स होंगी उसमें ये लिखा होगा कि जो ये इंदिरा कॉल पॉइंट्स हैं वो जम्मू कश्मीर में है। तो गलत नहीं है, वो उससे अभी से पहले 31 अक्टूबर 2019 से पहले वो जगह जम्मू कश्मीर थी, लेकिन 31 अक्टूबर से वो जगह लद्दाख के रूप में जानी जाने लगी है और लद्दाख हमारा यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो इस समय जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल पॉइंट है वो लद्दाख में है। तो फ्रेंड्स, आपके पास जो भी बुक वगैरह हो उस पर आप इसको ठीक कर लीजिए कि जो इंदिरा कॉल पॉइंट है वो लद्दाख में है, जिसमें भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। और जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है उसको बोलते हैं बिग मिलियन पॉइंट। बिग मिलियन पॉइंट क्या बोलते हैं? बिग मिलियन पॉइंट। और ये ग्रेट निकोबार में है। फ्रेंड्स, हमारे भारत का जो एक समुद्र की तरफ हिस्सा पड़ता है, ये हिस्सा इधर साइड, इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार में जो सबसे साउथ में पड़ता है उसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। और उसी ग्रेट निकोबार में बिग मिलियन पॉइंट है जिसको भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहा जाता है। हमारा अगर पूछा जाएगा कि भारत का स्थलीय सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है जो कि भूभाग में स्थित है, जो कि हमारे वर्ल्ड मैप में दिखता है, ये हमारा भूभाग है। और इसका अगर सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाएगा तो हो जाता है फ्रेंड्स कन्याकुमारी हो जाता है। लेकिन अगर टोटल में पूछा जाएगा कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, उसमें भूभाग नामक कोई शब्द नहीं जुड़ा होगा, तो हो जाएगा हमारा बिग मिलियन पॉइंट जो कि कहाँ पर है? अंडमान में स्थित है। और अंडमान में भी कहाँ पर? ग्रेट निकोबार में स्थित है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, इनके अगर आप नोट्स बना के एक बार रख लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा रिवीजन करते समय। तो इसके एकदम अच्छे पॉइंट है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैं आप लोगों के लिए पॉइंट लेकर आया हूँ, तो इस वजह से इसको अच्छे से लिखते चलिएगा। और अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चलिए चलते हैं इसके अगले पॉइंट की। और अगला पॉइंट क्या कहता है? देखिए, ये जो भारत की भौगोलिक स्थिति और जो भारत के किस बिंदु को क्या कहा जाता है, अगर अब ये समझ में आ जाता है तो अब हम देखते हैं अपने भारत के आसपास के क्षेत्र को। सबसे पहले देखेंगे कि भारत के आसपास कौन से देश हैं और उन देशों के साथ भारत के कौन से राज्य हमारे सीमा साझा करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? कौन से राज्य हमारे पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो अगला पॉइंट जो हमारा है, भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश। पहली बात, वो कौन से देश हैं जो भारत के भूभाग या स्थलीय भाग से सीमा
साझा करते हैं। तो सबसे पहले उन रेखाओं के नाम दिए गए हैं, जो बॉर्डर हमारा बनाया जाता है उन बॉर्डर के कुछ नाम दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम वो देश आप लोगों के लिए लाए हैं जिनके बॉर्डर के कुछ नाम रखे गए हैं। वैसे बहुत सारे नहीं, कुछ देश हैं, जैसे म्यांमार है वो भी सीमा साझा करता है, भूटान भी सीमा साझा करता है, नेपाल भी सीमा साझा करता है। लेकिन इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान या इंडिया म्यांमार के बीच कोई भी ऐसा बॉर्डर बनाकर उसका नाम नहीं रखा गया है जो कि आपके लिए कोई पॉइंट बनता है। तो सबसे पहले जो पॉइंट बनता है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि भारत पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा करता है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। किस रेखा के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि रेड क्लिफ नाम के एक आदमी के द्वारा ये रेखा ड्रा की जाएगी। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जिस आदमी ने ये रेखा ड्रॉ की होगी, क्या वो भारत के उस हिस्से में जाकर खुद से रेखा ड्रॉ करके आया था? तो जी नहीं फ्रेंड्स, वो जो रेखा ड्रॉ की जाती है, जो बॉर्डर बनाया जाता है, वो हम मैप में ही एक रेखा ड्रॉ कर देते हैं। कहाँ पर रेखा ड्रॉ कर देते हैं? मैप में ही रेखा ड्रॉ कर देते हैं। और इसका जो सबसे बुरा नतीजा देखने को मिला है फ्रेंड्स, वो आपको त्रिपुरा में जो हमारी सीमा साझा होती है बांग्लादेश के साथ, वहाँ पर इसका बहुत ही बुरा नज़ारा देखने को मिलता है। क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखने जाएंगे तो कुछ घर ऐसे हैं जिनका आधा हिस्सा हमारे भारत के त्रिपुरा राज्य में है और आधा हिस्सा हमारे भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में पड़ता है। तो इस वजह से संभव हो सका क्योंकि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर खुद से जाकर कोई लाइन ड्रॉ नहीं करता है, और ये लाइन ड्रॉ की जाती है एक मैप में। और हमारे वर्ल्ड मैप में, कंट्री मैप में हम घरों को इंडिकेट नहीं करते हैं, जिस वजह से ये असुविधा हो गई है। तो जो वहाँ पर त्रिपुरा में रहने वाले लोगों के साथ ये असुविधा हुई है, तो वहाँ कर उनके घरों में एक बाउंड्री टाइप की बना दी गई है, जिसमें एक तरफ लिख दिया गया है भारत और दूसरी तरफ बांग्लादेश। मतलब इस घर का आधा हिस्सा भारत में और आधा हिस्सा बांग्लादेश में आता है। तो हमारे भारत और बांग्लादेश की सरकार इस मसले को हल करने में अभी लगी हुई है। फिलहाल ये मसला अभी हल नहीं हुआ है। चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट में। हमारा पॉइंट क्या कह रहा था कि भारत पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा करता है उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो हमारा भारत है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है उसको बोलते हैं, और भारत जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है उसको भी बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दो देशों के साथ जो सीमा साझा करता है उनको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। अब भारत अफगानिस्तान के साथ जो सीमा साझा करता है उसको बोलते हैं डूरंड लाइन। फ्रेंड्स, भारत अफगानिस्तान के साथ जो सीमा साझा करता है उसको डूरंड लाइन बोलते हैं, और वो लाइन जब ड्रॉ की गई तो भारत अफगानिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा होती है उस लाइन को भी डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। तो भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाली लाइन को डूरंड, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ भी सीमा साझा करने वाली लाइन को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। अब अगला पॉइंट कह रहा है भारत चीन के साथ जो सीमा साझा करता है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं फ्रेंड्स? मैकमोहन रेखा कहते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको चारों क्लियर हो गए होंगे कि भारत किस देश के साथ सीमा साझा करता है और उन रेखाओं का क्या नाम है। तो चलिए अब हम मैप में देखते हैं कि कहाँ पर रेड क्लिफ, डूरंड या फिर मैकमोहन लाइंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए आधा मैप में लेके आया हूँ जितनी ज़रूरत थी आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो ये हिस्सा भारत जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करेगा ये दिखाएंगे हम। ये देखिए भारत जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करेगा ये है वो जगह, यहाँ पर गुजरात राज्य हमारा, और यहाँ से जो ये लाइन गई है ये लाइन है भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाली लाइन। तो इसको क्या बोलते हैं, ये यहाँ तक पूरी, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, ठीक है। और भारत बांग्लादेश के साथ देखिए ये बांग्लादेश है और इसके इधर जो भारत सीमा साझा करता है इसको भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रेड क्लिफ लाइन इसको भी बोलते हैं। अब जो मैकमोहन रेखा है वो सिर्फ और सिर्फ
अरुणाचल प्रदेश के साथ जो भारत साझा करता है चीन के साथ, भारत चीन के साथ जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में सीमा साझा करता है, इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स मैकमोहन लाइन बोलते हैं। अब देखते हैं डूरंड लाइन। तो ये देखिए फ्रेंड्स अफ़गानिस्तान, ये दिख रहा होगा अफ़गानिस्तान ऊपर हिस्से में, अफ़गानिस्तान के साथ जो भारत सीमा साझा करता है उसको बोलते हैं डूरंड लाइन। और अभी तक का जो ये हिस्सा था फ्रेंड्स, इसको ऐसे बटा हुआ था, ये ऐसे विभाजित था, जिसमें से इसको बोलते थे जम्मू कश्मीर, JNK बोलते थे, और ये हमारा लद्दाख हुआ करता था। लेकिन अभी सन 2019 में 5 अगस्त 2019 को एक बिल पारित किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और जम्मू कश्मीर का एरिया घटाकर लद्दाख का एरिया बढ़ा दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर का एरिया सिर्फ इतना है और बाकी ये हिस्सा पूरा, ये हिस्सा जिसमें जम्मू कश्मीर का हिस्सा सिर्फ इतना है और ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा हमारा लद्दाख का है। लद्दाख का ये हिस्सा यूनियन टेरिटरी बन गया और इसी के साथ साथ लद्दाख हमारा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी बन चुका है फ्रेंड्स। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो वो हमारा लद्दाख हो गया है, जिसमें सबसे कम जिले हैं। 2 क्वेश्चन बनते हैं लद्दाख से कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो वो लद्दाख है, और ऐसा केंद्र शासित प्रदेश कौन है जिसमें सबसे कम जिले हैं, तो वो भी फ्रेंड्स लद्दाख है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 जिले हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 जिले हैं। तो अभी तक अभी तक जम्मू कश्मीर हमारा अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता था और अब लद्दाख हमारा सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। आई होप आपको लाइन्स समझ में आ गई होंगी कि भारत कहाँ पर किस देश के साथ कितनी सीमा साझा करता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं वो राज्य जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले भारत के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि भारत का नामकरण कैसे पड़ा, कहाँ पर कैसे भारत को भारत नाम पड़ा, कैसे भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा और कैसे इसका नाम इंडिया पड़ा। तो चलिए देखते हैं। भारत नाम राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से पड़ा। भारत का नाम जो भारत है वो राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से पड़ा। और ये राजा जो दुष्यंत थे ये हरियाणा क्षेत्र के राजा हुआ करते थे। पहले हमारा देश जो छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, छोटी छोटी रियासतों में जो हमारा देश बटा हुआ था, उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे। तो उस समय के एक राजा दुष्यंत थे, उनके पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। क्या नाम पड़ा फ्रेंड्स? भारत पड़ा। अगला पॉइंट कह रहा है हिंदुस्तान नाम पर्शिया के लोगों के द्वारा दिया गया। हिंदुस्तान नाम पर्शिया के लोगों के द्वारा दिया गया। फ्रेंड जो ईरान के लोग होते हैं, जो ईरान के लोग होते हैं उनको बोला जाता है पर्शिया के लोग, और इन लोगों ने इसको हिंदुस्तान नाम क्यों दिया ये बताते हैं। फ्रेंड जो ईरान के लोग होते थे उनको सा शब्द के उच्चारण में दिक्कत आती थी। किस शब्द के उच्चारण में? सा शब्द के उच्चारण में। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर जो हमारा उत्तर भाग में स्थित है, वहाँ पर एक नदी बहती है, सिंधु नदी। कौन सी नदी बहती है फ्रेंड्स? सिंधु नदी बहती है। तो पर्शिया के लोगों को सा शब्द के नाम में ही उच्चारण होता था, इस वजह से वो उसको सिंधु की वजह हिंदू बोलते थे, और उसी हिंदू की वजह से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। फ्रेंड्स आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा। ये पर्शिया के लोगों ने दिया था क्योंकि उनको सा शब्द के उच्चारण में समस्या आती थी और सिंधु नदी को वो हिंदू के नाम से जानते थे, जिससे हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। अगला जो पॉइंट है कह रहा है इंडस। इंडस नाम यूनानी लोगों ने दिया। इंडस उस क्षेत्र को बोला जाता है जिस क्षेत्र के आसपास कपास पैदा होती है। फ्रेंड क्या होता है? जिस क्षेत्र के आसपास कपास की खेती होती है उस क्षेत्र को इंडस बोलते हैं, और सिंधु नदी के आसपास कपास की खेती होती थी, इस वजह से यूनानी ने
इसका नाम इंडस दिया। यूनानी लोगों ने इसका नाम इंडस दिया। और जो अंग्रेज थे फ्रेंड्स, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ और जो अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इसका नाम क्या दिया फ्रेंड्स, इंडिया दिया। अंग्रेजों ने इसका क्या नाम दिया, इंडिया। और वो इंडस से ही उन्होंने इसका नाम इंडिया दिया, क्योंकि यूनानी इसको इंडस बोलते थे तो अंग्रेजों ने इंडस से इसका नाम इंडिया दिया। अब बात करते हैं कि संविधान में भारत को किस नाम से जाना गया है। यहाँ पर तो इतने नाम आ गए, भारत, हिंदुस्तान, इंडस, इंडिया। तो संविधान में भारत को किस नाम से लिखा गया है या उच्चारित किया गया है। तो बात जब संविधान की आती है तो संविधान में भारत को इंडिया यानी भारत नाम से संबोधित किया गया है। ना ही हिंदुस्तान शब्द लिया गया है और ना ही इंडस शब्द लिया गया है। आप लोगों ने संविधान पढ़ा होगा, उसमें आर्टिकल 1 ही बताता है कि भारत यानी इंडिया यानी भारत संघ राज्यों का एक संघ होगा। तो उसमें कौन कौन से शब्द आए, उसमें शब्द आया हमारा भारत और इंडिया। तो इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, उसमें यही 2 नाम लिए गए हैं, इंडिया लिया गया है और भारत लिया गया है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट, विश्व में भारत की कहाँ पर क्या स्थिति है। सबसे पहले अगर एरिया वाइज देखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। सबसे नंबर 1 पर है रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। मतलब सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है और भारत 7वें नंबर पर है। अब देखते हैं ये अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा चीन, फिर भारत, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा चीन और फिर आता है हमारा भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर है विश्व में। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। अब ये आ गया कि पाकिस्तान के साथ हमारे कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कौन कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले ये गुजरात, आपको दिख रहा होगा ये गुजरात, सबसे पहले जो बॉर्डर शुरू होता है गुजरात, तो गुजरात पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद ये राजस्थान, तो राजस्थान भी हमारे पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। फिर ये पंजाब भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। और ये है हमारा ब्लू, ये जम्मू कश्मीर भी हमारा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। और इस समय लेटेस्ट में जो भी सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी बना है ये है लद्दाख, तो लद्दाख भी हमारा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, जो कि आप लोगों की पहली वाली बुक्स में नहीं लिखा होगा, क्योंकि पहले ये इतना हिस्सा ये हमारा जम्मू कश्मीर हुआ करता था, तो पूरा जम्मू कश्मीर में आता था। अब एक राज्य और बढ़ गया है जो कि है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये वो राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। और यहीं से आपके लिए एक और क्वेश्चन बन सकता है कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो वो ये 2 हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इनको भी हाल ही में यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो यही वो केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें प्लीज़। अगला देखते हैं चीन के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। चीन के साथ वो कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। फ्रेंड्स चीन के साथ जो है वो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करते हैं। ये है लद्दाख जो कि चाइना के साथ ये सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद ये है हिमाचल प्रदेश जो कि चाइना के साथ सीमा साझा कर रहा है। फिर उत्तराखंड, फिर ये सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश जो कि चीन के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। इसके पहले जम्मू कश्मीर भी हुआ करता था जिसका ये हिस्सा आता था, जहाँ पर ये अक्साई चीन हुआ करता था। चाइना ने यहाँ पर जबरन कब्जा कर लिया है। चाइना ने यहाँ पर जबरन जो कब्जा कर लिया है इसको अक्साई चीन बोलते हैं और यहाँ पर इसको बोलते हैं LAC। जैसा कि पाकिस्तान ने जहाँ पर हमारी जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ जो लाइन है उसको बोलते हैं LOC।
लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच जो लाइन हुआ करती थी, जो कि अब लद्दाख में है, उसको बोलते थे LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। वैसे ही अक्साई चीन का जो हिस्सा चीन के अधिकृत में है, वहाँ पर भी एक लाइन है जिसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि अक्साई चीन हिस्से में पड़ती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए चलते हैं, अगला कह रहा है नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से हैं? चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा ये नेपाल, और इसके साथ सीमा साझा करने वाले राज्य सबसे पहले उत्तराखंड, ये फ्रेंड्स उत्तराखंड है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश। उसके बाद बिहार, ये है बिहार। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल ये येलो सी है, ये है, इसको बोलते हैं चिकन नेक, यहाँ पर ये है पश्चिम बंगाल। और उसके बाद ये सिक्किम। इतने हैं जो हमारे नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए देखते हैं अगला कौन सा है। अगला है भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। भूटान के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं? तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है भूटान छोटा सा राज्य है, और जैसा कि बाकी पूरी दुनिया में होड़ लगी रहती है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में सबसे आगे हैं, हम रॉकेट लॉन्च करने में सबसे आगे हैं, अपनी ताकत दिखाने में लगे रहते हैं, वहीं पर भूटान एक प्यारा सा देश है जिसने कहा था मुझसे रॉकेट बम वगैरह की बात मत करो, मुझसे हैप्पीनेस की बात करो। तो जो वर्ल्ड को हैप्पीनेस इंडेक्स दिया है, हैप्पीनेस इंडेक्स जो सूचकांक जारी होता है, वो भूटान ने ही दिया है। भूटान से ही सबसे पहले हैप्पीनेस सूचकांक दिया गया था। हैप्पीनेस इंडेक्स भूटान की ही उपज है। तो देखते हैं भूटान से कौन कौन से हमारे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो भूटान से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं फ्रेंड्स सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। देखते हैं भूटान के पास ये है हमारा सिक्किम, यहाँ से ऐसे निकल के आता है, ये है हमारा पश्चिम बंगाल, आसाम और ये अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, ये वो राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को याद होगा पिछले वर्ष ही भूटान में एक जगह है डोकलाम। भूटान में एक जगह है डोकलाम जहाँ पर भारत और चीन की कुछ अनबन हो गई थी। देखिए समझते हैं उस अनबन का रीज़न क्या था। जो भूटान और भारत के बीच एक संधि हुई थी, भूटान और भारत के बीच एक संधि कुछ इस प्रकार हुई थी कि अगर भूटान में कोई भी बाहरी सेना आक्रमण करती है तो भारत अपनी सेना के साथ उसकी मदद करेगा। और चीन ने भूटान के डोकलाम में अपना अधिकार जमाना चाहा तो भूटान आया भारत के पास मदद मांगने, और भारत का मदद करना लाजमी इस तरह से बनता था कि ये देखिए फ्रेंड्स, भूटान और भारत के बीच में कितना फ़र्क है। अगर चीन जो था वो भूटान में कब्जा कर लेता, उसके बाद उसको सिर्फ ये लाइन बंद करनी थी, और इसको बोलते हैं चिकन नेक बोलते हैं फ्रेंड्स। जब वो मुर्गे की गर्दन होती है ना, चिकन नेक एकदम पतली सी। तो यहाँ पर जो हमारा भारत का मैप देखेंगे आप, यहाँ पर बहुत ही पतला सा रास्ता है, अप्रॉक्सीमेटली ये 20 किलोमीटर का रास्ता होगा। अगर इसको एक बार बंद कर दिया गया तो जो हमारा भारत, यहाँ का जो भारत था वो पूर्वी भारत से एकदम अलग हो जाएगा, क्योंकि बीच में हमारा ये कौन सा देश पड़ता है, ये बांग्लादेश पड़ जाता है। इस वजह से भारत ने भूटान की मदद की, जिससे चाइना भूटान पर कब्जा ना कर सके और हम अपनी सेफ्टी को बरकरार रख सकें। ये डोकलाम विवाद हुआ था पिछली बार, जो आप लोगों के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि भारत और चीन के संबंध में एक डोकलाम विवाद हुआ था। डोकलाम नामक जो जगह है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? वो भूटान में स्थित है। और मैंने आप लोगों को रीज़न भी बता दिया है कि वहाँ पर विवाद क्यों हुआ था, भारत को बीच में क्यों बोलना पड़ा, क्योंकि बात तो भूटान और चीन के बीच में थी। अगर भारत बीच में नहीं बोलता तो हो सकता है भविष्य में भूटान पर कब्जा करने के बाद चीन और आगे बढ़ने की कोशिश करता, और उसको सिर्फ क्या करना था, यहाँ पर आकर अपनी सेना को बिठाना था, जिससे भारत का पूर्वी भारत के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं बन पाता। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही था। सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना, अपना फीडबैक कमेंट में देना,
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो ये था हमारे भारत की सबसे पहली जो हमने भौगोलिक स्थिति बताई उसके बारे में, फिर भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम भारत की कुल दूरी के बारे में, और भारत के सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता है उसके बारे में, भारत के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, और भारत का नामकरण कैसे हुआ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, और साथ ही पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। अभी इसमें से कुछ देश हैं जो बचे हुए हैं, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा इसके अगले पार्ट में। तो अगला पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। अगला पार्ट में आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।